Hello students and welcome back to YouTube channel of toppercbse.com. Today we are going to start our lecture number 8. आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है और किस तरह से किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है, हम किसी भी लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले क्विक माइंड मैप को ज़रूर देखते हैं। तो अपना जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड चलने लग रहा है। इससे पहले वाले दो लेक्चर्स में आपने ये देखा होगा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था सिंगल चार्ज की वजह से और सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से। इसी तरह से हमने ये भी देखा था कि ऐसे केसेस में न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सोल्व किया जाता है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले देखिए कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। आपके सामने तीन तरह की बॉडीज शो की गई है। पहली बॉडी जो आपको नज़र आ रही है एक वायर की तरह मान सकते हैं, दूसरी जो बॉडी है वो एक सीट की फॉर्म में है, और तीसरी जो बॉडी है वो एक 3 डायमेंशनल क्यूबॉइड या क्यूब की तरह आपको नज़र आ रही है। ऐसे केस में अगर पहली बॉडी के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड वाले केस को बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पर आपने 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लिया है। थर्ड वाला जो केस है ये 3 डायमेंशनल बॉडी है। चार्ज जो है इस 3 डायमेंशनल बॉडी के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ऐसे केस में हम बोलते हैं इसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन ये तीन तरह के, उनके लिए इनकी डेंसिटी यूज़ की जाती है। अब ये डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इस लीनियर वायर का केस मानते हो तो लीनियर वायर के अगर छोटे से पार्ट के ऊपर चार्ज की वैल्यू को चेक करते हैं, मान लेते हैं ये वायर है जिसकी लेंथ L लेंथ गिवन है, बट मोस्ट ऑफ केसेस में आपको ये वायर इनफाइनाइट लेंथ की गिवन मिलेगी। ऐसे केस में फिर हम क्या करते हैं, टोटल लेंथ को काउंट नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके छोटे पार्ट को काउंट करते हैं। जैसे कि इसका छोटा सा पार्ट हमने क्या माना, DL माना है। DL इज द स्मॉल एलिमेंट ऑफ द वायर, जिसकी लेंथ कितनी है, DL। इस DL के ऊपर चार्ज की वैल्यू को चेक करते हैं, इस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो मान लेते हैं हमें जो चार्ज मिलता है वो DQ मिलता है। तो DQ/DL इसे हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। स्मॉल लेंथ पे जो चार्ज है, और मैथ के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसकी यूनिट लेंथ पे जो चार्ज की वैल्यू होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लैम्डा, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा को बोलेंगे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका काफ़ी यूज होगा, आने वाले टॉपिक्स में आप समझोगे कि लैम्डा का क्या यूज है। क्योंकि हमें चार्ज किसी भी स्मॉल पार्ट पे चार्ज की वैल्यू को अगर पता करना हो तो हमें लैम्डा गिवन मिलेगा। लैम्डा की हेल्प से ही हम किसी भी पार्ट के ऊपर चार्ज की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास दूसरा जो केस है वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। सरफेस वाले केस में चार्ज जो होता है वो एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि बॉडी आपकी जो आपको नज़र भी आ रही है 2 डायमेंशनल बॉडी है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एक छोटे से एरिया को लेते हैं, इस एरिया की वैल्यू को मान लेते हैं DS, और इस DS पे जो चार्ज है वो हमने मान लिया DQ। इस तरह से आप DQ को जब DS से डिवाइड करते हो तो जो टर्म बनती है उसे हम बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा को हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसी तरह से हम देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम वाले केस में हम क्या लेके चलेंगे, वॉल्यूम वाले केस में भी हम क्या लेके चलेंगे, इसमें छोटा सा पार्ट लेके चलेंगे जो क्या होगा, एक वॉल्यूम की फॉर्म में होगा। जैसे कि जो भी वॉल्यूम इस पूरे क्यूब की हमें उससे लेना देना नहीं है, हमने जो छोटा पार्ट माना है उसकी वॉल्यूम हमने DV मान ली। इस तरह से आपने क्या देखना है कि इस DV के पास कितना चार्ज फिलहाल है उसे हम मान लेते हैं DQ। जब DQ को DV से डिवाइड करते हैं तो नया जो नंबर बनता है, ये जो रेशियो बनती है उसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस रो को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इनको सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहिए कि लैम्डा, सिग्मा या फिर रो होता क्या है। अगर मैं ये कहूँ कि 1 सेंटीमीटर आपके पास वायर की, इस वायर का 1 सेंटीमीटर टुकड़ा आपको दे दिया जाता है, और आपसे ये पूछे कि इस पे चार्ज की वैल्यू कितनी है, तो आप कह दोगे लैम्डा है। इसी तरह से इसका अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आपको दे दिया जाए और उस पर आपसे पूछे कि चार्ज की वैल्यू कितना है, तो आप सिग्मा बोल सकते हो। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर क्यूब इस पूरे क्यूब में से निकाल लिया जाए तो ऐसे केस में हम क्या देखेंगे कि उस पर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो होगी रो, यानी कि यूनिट पार्ट के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है। लेंथ है तो लैम्डा, एरिया है तो उसमें सिग्मा,
और वॉल्यूम है तो उस केस में इसको रो लेके चलेंगे। अब आइए देखते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किया जाता है ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसा कि आपने ये देखा कि आपके सामने जो वायर है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और इसकी जो चार्ज डेंसिटी उसकी वैल्यू हम क्या मान के चलते हैं, लैम्डा। और अभी आपको बताया था कि लैम्डा की जो वैल्यू लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं dQ/dl। अगर हम ये मान के चलें कि हमें इस पॉइंट पे देखा आपने कितना चार्ज रखा हुआ है, Q0 रखा हुआ है। इस Q0 चार्ज पे हम ये देखना हो कि पूरी वायर की वजह से कितनी फोर्स लग रही है, क्योंकि आपको पता है Q0 पॉजिटिव है, वायर भी पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिव को तो पॉजिटिव रिपेल करता है। तो हमें इस पूरी वायर की वजह से इस Q0 पे फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना हो तो उसको हम डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। ऐसे केस में क्या होता है, हमें एक छोटे एलिमेंट को कंसीडर करना पड़ता है। तो मैंने ये मान लिया ये छोटा एलिमेंट है यहाँ पर और इसकी लेंथ मैंने मान ली dl। अभी आपको मैंने बताया कि dl के ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। अगर मैं ये कहता हूँ ये छोटा पार्ट है वायर का जिसे हम बोलते हैं स्मॉल एलिमेंट, तो इसके पास चार्ज की वैल्यू क्या मानी जाएगी, dq मानी जाएगी। और आपने कूलोम्स लॉ पढ़ा है, आपने कूलोम्स लॉ क्या पढ़ा है कि फोर्स की जो वैल्यू होती है उसको किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो मैं मान लेता हूँ कि dq जो चार्ज है वो इस Q0 पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो अप्लाई करने लग रहा है df। तो इस df की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यूजिंग कूलोम्स लॉ। उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 चार्जेस की मल्टीप्लाई। ये पहला चार्ज कितना है, dq। आपने पूरी वायर को भूल जाना है, एक बार आपने माइंड में यही रखना है कि हमारे पास पूरी वायर है ही नहीं, आपके पास सिर्फ दो बॉडीज है, एक तो बॉडी ये और एक बॉडी ये। इन दोनों को आपने अलग अलग चार्ज मान के और दोनों के बीच में फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर देना है। तो dq इंटू Q0 डिवाइडेड बाई द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस। और मैंने आपको लास्ट टाइम लेक्चर में बताया हुआ है कि अगर यहाँ हम क्यूब लेते हैं तो इस केस में यहाँ पर हमें r वेक्टर लगाना होता है। तो इस तरह से मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। बट एक्चुअल में अपना टॉपिक क्या था, अपना टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बट मैंने आपको फोर्स की वैल्यू क्यों फाइंड आउट करके बताई, क्योंकि मैंने आपने देखा होगा कि मेरे लास्ट लेक्चर में जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ने लग रहे तो उसे मैंने ये बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंसेप्ट में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट स्किप कर दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर फोर्स से स्टार्ट किया है। अब मैं आगे वाला टॉपिक होगा जिसमें हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, उसमें हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये मैंने आपको इसलिए समझाया कि आप फोर्स भी निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। अब ये देखिए इस तरह से आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ द फोर्स आ चुकी है, बट आपने सिर्फ इतने से चार्ज की वजह से फोर्स थोड़ा निकालनी है, आपने तो पूरी वायर की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालनी है। तो ऐसे केस में अगर टोटल आपको फोर्स निकालनी हो, टोटल फोर्स ड्यू टू चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है बहुत बार आपने यूज़ किया है कि छोटे पार्ट की अगर वैल्यू पता होती है हमें किसी भी चीज़ की, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंप्लीटली निकालने के लिए सभी छोटे पार्ट की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। अगर ये छोटे छोटे पार्ट की संख्या ज़्यादा हो जाती है उस केस में हम किसका यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो टोटल फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ऊपर आपके पास इक्वेशन आई है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, सिंपली आपने इंटीग्रेशन का यूज़ किया और टोटल फोर्स को फाइंड आउट करना है। अब ये देखिए df का इंटीग्रेशन का मीनिंग होगा टोटल फोर्स इज इक्वल टू, इसमें जो कांस्टेंट पार्ट उसको बाहर ले आते हैं। देखो आपका जो एलिमेंट कहीं पर भी क्यों ना हो, 1/4πε0 तो टोटल कांस्टेंट रहेगा। ये जो आपने Q0 चार्ज लिया है ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो अपने पास देखो Q0 और 4πε0 ये सब कुछ कांस्टेंट हो चुका है। अब ये देखिए जो dq आपने लिया है यहाँ पर, इस dq की हम क्या पुट कर सकते हैं, लैम्डा इंटू dl। और ये लैम्डा जो होता है कांस्टेंट पार्ट होता है, इसको भी हम बाहर ले लेते हैं। तो अंदर वाले पार्ट में क्या रह जाएगा, dq की जो आपने लिया था लैम्डा इंटू dl, लैम्डा को हमने बाहर ले लिया तो यहाँ रह जाता है dl डिवाइडेड बाई r³ इंटू r वेक्टर। अब एक पॉइंट और देखते हैं, देखो इसमें क्या हुआ कि आपने r को बाहर नहीं लिया है। r को बाहर इसलिए नहीं लिया है क्योंकि देखिए r जो है कांस्टेंट नहीं है, जो टर्म कांस्टेंट होती है उसी को इंटीग्रेशन से बाहर लिया जाता है। अब ध्यान से देखिए, इसको समझने के लिए हम देखो अगर इस dl की वैल्यू को हम
या इस जगह से कहीं और शिफ्ट करते हैं। जैसे डीएल आपने इस जगह मानने के बजाय अगर ऊपर लिया या फिर उससे भी ऊपर लिया या इससे नीचे लिया, तो आप ये देखोगे कि आर की वैल्यू चेंज होगी। इसी तरह से जो डीएल है उसकी लेंथ भी चेंज हो सकती है। डीएल आप कम से कम 0 ले सकते हो, डीएल बड़े से बड़ा आप क्या ले सकते हो, पूरी वायर ले सकते हो। तो ये जो डीएल है और ये आर की जो वैल्यू है ये कांस्टेंट न होने की वजह से इनको इंटीग्रेशन से बाहर आपने नहीं लिया। तो इस तरह से आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया ड्यू टू द कंप्लीट वायर। तो इतना पार्ट आपका इंटीग्रेट में रह जाएगा। इसको न्यूमेरिकली हम सोल्व करते हैं जब आपके पास कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन हो, जैसे कि कुछ आप आगे न्यूमेरिकल्स देखोगे तो ऐसे केस में टोटल फोर्स की वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। ये इस केस में फिलहाल कॉन्सेप्ट के अंदर इसको हम आगे सोल्व नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी निकालनी है तो आपका तरीका क्या है, अभी तक आपके पास सब कुछ है। इस क्यू नोट को आप यहाँ से मल्टीप्लाई से इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए तो एफ के डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, और आपके पास फार्मूला बन चुका है इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी एल डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि एफ बाई क्यू नॉट यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो था, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड आउट किया, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू भी निकालनी आ जाएगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू भी निकालनी आ जाएगी। बट अब जो नेक्स्ट अपना जो पॉइंट रहेगा जिसमें हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसे हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही फाइंड आउट करते हैं क्योंकि फोर्स को फाइंड आउट करने का तरीका आपने लास्ट वाले टॉपिक में समझ लिया। सब कुछ वैसा ही है, बिल्कुल वही तरीका रहेगा, बट आपके पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जो बॉडी है वो चेंज हो चुकी है। जैसे कि अब आपके पास में है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस में भी सेम टू सेम ऐसा ही है। आपने ये कंप्लीट सीट आप दे रखी है, इस कंप्लीट सीट की वजह से इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो वही पॉइंट पूरी सीट की बजाय हम क्या करते हैं, एक छोटे सी सीट के टुकड़े की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। मान लेते हैं कि कंप्लीट सीट ना लेकर हम इतने से पार्ट को कंसिडर करते हैं जिसे हम बोलते हैं स्मॉल एलिमेंट। इस एलिमेंट का जो एरिया है उसको मैंने मान लिया ds, क्योंकि 2 डायमेंशनल बॉडी है तो obvious सी बात इसका एरिया होगा। तो एरिया आपने कितना माना है, ds मान लिया। अब ये देखिए इस ds के पास चार्ज की वैल्यू क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है, आपको गिवन होता है सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, डी क्यू बाई डी एस, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डी क्यू की वैल्यू क्या आती है, लैम्डा इंटू डी एस। तो इस तरह से इस बॉडी के पास, इस छोटे से एलिमेंट के पास जो चार्ज की वैल्यू आप डी क्यू मान के चलते हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, लैम्डा सिग्मा इंटू डी एस। अब देखते हैं कि इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू किसकी वजह से निकालना, आपने स्मॉल एलिमेंट की वजह से फाइंड आउट करना है। स्मॉल एलिमेंट ds किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, सिंपली dE इज इक्वल टू वही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम क्या लेते हैं, सोर्स चार्ज लेके चलते हैं। सोर्स चार्ज आपका कितना है, dq है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने लग रहा है, डिवाइडेड बाय द आर क्यूब, और यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, आर वेक्टर लगा देते हैं। और आप ये देखिए डी क्यू की आप क्या पुट कर सकते हो, सिग्मा इंटू डी एस। तो आपने यहाँ क्या किया, यह आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी क्यू की आपने पुट किया सिग्मा इंटू डी एस डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो इस तरह से आपने क्या देखा, डी ई की वैल्यू को फाइंड आउट किया आपने। बट आपने डी ई से काम नहीं चलाना है, हमें क्या करना है, पूरी सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, वी विल इंटीग्रेट द बोथ साइड ऑफ अबव इक्वेशन। तो इस तरह से आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रेट आपने यूज किया, इक्वेशन को ऐसा आपने लिख देना है। अब ये देखिए जो पार्ट कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर लेते हैं, बाकी को ऐसा रहने देते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये जो सिग्मा है इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है, बाकी पार्ट सब कुछ अंदर आ जाएगा। और डी ई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई। तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी एस बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर।
तो इस तरह से आपने प्रूव कर दिया कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसी तरह से वॉल्यूम वाला केस आपको गिवन होगा तो उस केस में क्या होगा, सब कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा, रो, और यहाँ ds की जगह क्या आ जाएगा, dv आ जाएगा। तो देखते हैं, डायग्राम को देख लेते हैं, डेरिवेशन आप अपने आप ट्राई करना। तो ये आपके पास है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये वाला जो चार्ज है डी क्यू, ये इस छोटे से एलिमेंट के पास है जिसकी वॉल्यूम कितनी है, dv। अभी आपने क्या देखा कि ऐसे केस में डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेंसिटी होती है उसके रो बोलते हैं, जिसे हम क्या लेते हैं, डी क्यू बाई डी वी। इस तरह से डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो इंटू डी वी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे जैसे कि लास्ट फॉर्मूले में आपने किया। उस केस में क्या देखा था, 1/4πε0 आता है, और ऊपर क्या मल्टीप्लाई में था, चार्ज डेंसिटी। फिलहाल वाले केस में जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, वो है रो। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ क्या लेके चलते हैं हम, डी वी डिवाइड बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो ये आपको मैंने सिंपली फार्मूला लिख दिया, सब कुछ वैसा ही है जैसे लास्ट वाले टॉपिक में आपने देखा था। बस डिफरेंस कितना आया है कि वहाँ सिग्मा था, यहाँ रो है, वहाँ डी एस था, स्मॉल एरिया था, यहाँ पर हमने क्या लिया, स्मॉल वॉल्यूम लिया है। तो एक्चुअल में क्या है कि ये जो टॉपिक्स आपने तीन देखे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं माने जा सकते, बल्कि इनके न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और वन बाय वन हम चेक भी करते हैं कि इनके न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि किस तरह से चार्ज डेंसिटी का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर। आपके पास जो वायर है वो कैसी है, इनफाइनाइट है, उसको चार्ज किया गया है, और उसकी चार्ज जो डेंसिटी है वो लैम्डा गिवन है। तो कुछ ऐसे, ये जो आपकी है वायर, इसकी लेंथ हमने कुछ शो कर रखी है, बट ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, इसकी इनफाइनाइट लेंथ है। और इस इनफाइनाइट लेंथ की वजह से इसके नज़दीक पॉइंट पी पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये पॉइंट पी इस वायर से कितने डिस्टेंस पे, इसके लिए हमने वायर का ये पॉइंट ओ माना, और इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वायर से कम जो डिस्टेंस है वो हमने वाई मान ली। हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि इस पॉइंट पी जो कि वायर से वाई डिस्टेंस पे है, वहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है कंप्लीट वायर की वजह से। तो जैसा कि आपको पता है, कंप्लीट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें स्टार्टिंग करते हैं स्मॉल एलिमेंट से। तो ये आपका एक स्मॉल एलिमेंट है, इस एलिमेंट की जो डिस्टेंस है पॉइंट ओ से, ये मैंने मान ली x, और इस एलिमेंट की खुद की जो लेंथ है वो मैंने मानी dx। अब आपको पता है लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो होती है dq बाई dx। तो यहाँ से आपने देखा कि dq की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा इंटू dx। यानी कि हम ये कह सकते हैं इसका जो चार्ज है इस एलिमेंट के पास में वो कितना है, लैम्डा इंटू dx। अब ये चार्ज क्या करेगा, इस पॉइंट p पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करेगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से होगी। अगर ये वाला एंगल थीटा मान लेते हैं तो वैसी बात है ये वाला एंगल भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है, जो क्रिएट हुई है इस डी क्यू की वजह से, उसको हम डी ई मान लेते हैं। अब आपको पता है अगर ये एंगल थीटा है और ये डी ई है तो डी ई के दो कंपोनेंट ड्रा कर सकते हैं, एक एक्स के लॉन्ग और दूसरा वाई के लॉन्ग। तो ये वाला जो कंपोनेंट बनता है जो थीटा के साथ वाला होता है वो होता है डी ई कोस थीटा, और दूसरे वाला जो कंपोनेंट बनता है वो होता है डी ई साइन थीटा। अब आपने जैसे एलिमेंट ऊपर वाले हिस्से में देखा था उसी तरह से इस O से बिल्कुल नीचे, जैसे ऊपर की तरफ x डिस्टेंस पे था तो O से नीचे की तरफ x डिस्टेंस पे इतना ही साइज का एलिमेंट आपने कंसीडर करना है जिसके पास चार्ज की वैल्यू भी डी क्यू होगी। तो ये वाला जो एलिमेंट इसके पास भी चार्ज की वैल्यू कितनी है, डी क्यू है। अब ये वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करेगा। तो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करता है ये, तो वैसी बात है पॉजिटिव है, इस तरह से रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इसकी वैल्यू भी क्या होगी फिर, डी ई होगी। अब आपको पता है ये वाला जो एंगल बनता है थीटा बनता है, तो ये वाला भी एंगल वापस क्या आ जाएगा, यहाँ थीटा आ जाएगा। तो डी ई के आपने कंपोनेंट ड्रा किए तो ये वाला क्या बन जाएगा, थीटा के साथ वाला डी ई कोस थीटा, और दूसरे वाला जो कंपोनेंट ये बनेगा, ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा ये बनेगा डी ई साइन थीटा। अब क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं डी ई एक दूसरे के इक्वल हैं, इक्वल होने की वजह से ये जो डी ई साइन थीटा है ये वाला और ये नीचे वाला डी ई साइन थीटा दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों
एलिमेंट के डी ई साइन थीटा वाले जो कंपोनेंट है उनका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ऐसे जितने भी एलिमेंट हम लेंगे उन सब के जितने भी डी ई साइन थीटा होंगे वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा सब के सब डी ई कोस थीटा को जोड़ने से। तो आपने क्या किया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो डी ई कोस थीटा बना है उन सब का आपने इंटीग्रेशन कर देना है, क्योंकि हमने जितने भी डी ई कोस थीटा उन सबको जोड़ना है। और क्योंकि एलिमेंट की संख्या जो है, नंबर जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वायर आपकी इनफाइनाइट लेंथ की है, तो सबको जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। अब हम चेक करते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी ई, डी ई की वैल्यू क्या है। तो देखो डी ई क्या बनेगा, देखो यहाँ देखते हैं पहले हम, ये वाला जो ये x है ये y है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज बन गया इस ट्राइंगल का, जिसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से नीचे की तरफ भी यही वैल्यू होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0, जिसको मैं k लिखने लग रहा हूँ। चार्ज कितना है डी क्यू, और ये चार्ज जो है वो कितने डिस्टेंस पे है, इस डिस्टेंस पे है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। तो आपको पता है डिस्टेंस का क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। हम क्या करते हैं, साथ के साथ डी क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो के डी क्यू की जगह पुट किया आपने लैम्डा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास आज की डी ई की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, इस डी ई को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना आसान हो जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं इस ट्राइंगल का यूज। ये वाली जो ट्राइंगल, इसको ट्राइंगल में देखते हैं टेन थीटा की वैल्यू को। तो देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इस ट्राइंगल के अंदर। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है एक्स, बेस कितना है वाई। तो यहाँ से आपने क्या देखा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी वाई इंटू टेन थीटा। आपको क्या चाहिए, देखो यहाँ चाहिए आपको डी एक्स, तो हम क्या करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डी एक्स, एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो डी एक्स होता है, वाई कॉन्स्टेंट है। टेन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है आपको पता होगा, नहीं पता तो आप याद रख लेना। टेन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, और साथ में डी थीटा का भी डिफरेंशिएट करेंगे वो आ जाएगा डी थीटा। तो एक तो आपके पास डी एक्स की वैल्यू आज की है, साथ के साथ देखो यहाँ भी ये वाला पार्ट भी सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू ये वाली, एक्स किसकी इक्वल है वाई प्लस वाई इंटू टेन थीटा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर। अभी आपने क्या किया, वाई स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर क्या रह जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। और ये जो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, ये होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो आपने अब क्या करना है, ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये वाली वैल्यू डी एक्स की वैल्यू यहाँ यूज कर लेनी है दोनों की दोनों। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास के लैम्डा डी एक्स इज पुट किया आपने वाई सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपने क्या निकाली अभी, वाई स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा से सीकेंड स्क्वायर थीटा कट रहा है, वाई के स्क्वायर से एक वाई कट जाएगा ये, तो ये आपके पास क्या रह जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास के लैम्डा बाई वाई इंटू डी थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ और ये वाली 1 मान लेता हूँ। इस 2 की जो वैल्यू है आपने 1 में रखी, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कोस थीटा। डी की वैल्यू क्या पुट किया आपने, के लैम्डा बाय वाई, डी थीटा जो है ये आ गया। अब हम क्या करें, डी थीटा को आगे लिख लेते हैं, तो ये ऐसे आ जाएगा के लैम्डा बाय वाई कॉमन लिया आपने, इंटीग्रेशन हो जाएगा कोस थीटा इंटू डी थीटा का। अब ये देखो, अब आपके पास इंटीग्रेशन सिर्फ एक ही वेरिएबल में थीटा के अंदर, थीटा वेरी करने लग रहा है। अब ये थीटा देखो नीचे वाले एलिमेंट के लिए कम से कम 0 हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ये जो ब्लू वाला एलिमेंट है जैसे से नीचे चलता जाएगा, क्योंकि वायर आपकी इनफाइनाइट है, ये थीटा की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी। और जब ये बहुत दूर चला जाएगा, ये जो एलिमेंट नीचे वाला एलिमेंट है बिल्कुल बहुत दूर चला जाएगा, उस केस में ये थीटा की वैल्यू बढ़कर लास्ट वैल्यू इसकी 90 डिग्री हो जाएगी। तो यानी कि नीचे वाले एंगल को आप इस लाइन से नीचे की तरफ ले रहे हो, इसको नेगेटिव में लेना है, तो यानी कि
एलिमेंट जो नीचे से नीचे हो सकता है वो 90 डिग्री पे हो सकता है माइनस के, और ये ऊपर येलो वाला एलिमेंट ऊपर की तरफ हो सकता है। और ये थीटा बढ़कर कितना हो जाएगा, ये वाला थीटा जो बढ़कर है वो कितना हो जाएगा, बढ़कर जब ये एलिमेंट ऊपर वाले बिल्कुल कॉर्नर पे जाने की कोशिश करेगा तो थीटा लगातार बढ़कर 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऊपर वाले एंगल को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो ये π/2 प्लस में आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा कोस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन थीटा होता है। तो k λ/y आपने पुट किया, यानी कि कोस थीटा का इंटीग्रेशन किया, साइन थीटा आएगा और इसकी वैल्यू -π/2 से +π/2। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, k λ/y ये बन जाएगा आपका साइन π/2 माइनस ऑफ साइन -π/2। ठीक है, तो देखो ये जो माइनस होता है साइन माइनस थीटा, तो वो होता है माइनस ऑफ साइन थीटा के, यानी कि ये जो साइन है ये माइनस में बन जाएगा, तो ऑलरेडी माइनस है और ये वाला माइनस की वजह से ये माइनस प्लस बन जाएगा। तो आपके केस में क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा साइन 90 प्लस साइन 90, और आपको पता है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 + 1 2, तो आपके पास रिजल्ट आ चुका है 2k λ/y। दिस इज द नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने सोल्व किया है यहाँ से। इसको आप थोड़ा फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि आपने देखा कि E = आपके पास आया 2k लैम्डा, k की वैल्यू आप पुट कर देते हैं, k की वैल्यू पुट करते हैं तो 2/4πε0 λ/y, ये 1 2 से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा पास में λ/2πε0 इंटू y। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा आपने, इसमें आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दो फैक्टर पे डिपेंड करने लग रही है मीडियम के अलावा। एक तो डिपेंड करिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लैम्डा के डायरेक्टली, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है लैम्डा के, और इनवर्सली डिपेंड कर रही है पॉइंट की डिस्टेंस के। तो ये इसकी खास बात है, जितना ज़्यादा आप चार्ज डेंसिटी लोगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और जितना हम दूर चलते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। इसकी एक्सिस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको जो बॉडी गिवन है वो कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है। तो मान लेते हैं ये आपके पास एक रिंग है और इस रिंग की ये वाली एक्सिस है, ये मैंने मान लिया रिंग की जो रेडियस है वो a, और ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे पॉइंट P है, इसका जो गैप है इसके सेंटर से, यानी कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग, वो हमने क्या मान ली y। अब आपको पता है हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेके चलेंगे, उनके कंपोनेंट निकालेंगे और कोस वाले कंपोनेंट जुड़ जाएंगे और साइन वाले कट जाएंगे आपस में। तो देखते हैं, देखो ये वाला कंपोनेंट, ये वाला एलिमेंट जिसकी लेंथ कितनी मानी आपने, इसकी लेंथ मान लेते हैं dl। तो आपको पता है लैम्डा इंटू डी एल इक्वल टू क्या बन जाएगा, dq। इसके पास जो चार्ज की वैल्यू होगी वो dq, क्यों, क्योंकि ये कैसा है, लीनियर केस है, वायर एक लीनियर की फॉर्म में है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, dq/dl। तो यहाँ से dq की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इंटू dl। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये वाला जो एंगल है वो थीटा मान लेते हैं, तो वैसी बात है ये वाला एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। और इसे कंपोनेंट ड्रा करते हैं जैसा हमेशा की तरह करते हैं हम, तो ये थीटा के साथ वाला बन जाएगा। अगर इसको DE मान के चलते हैं तो ये बन जाएगा DE कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा DE साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही एलिमेंट यहाँ इमेजिन करते हैं, बिल्कुल इसके डायमीटर के अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट में ऐसा ही एलिमेंट इतनी लेंथ का कंसिडर करते हैं, ये वाला। इसके पास भी चार्ज कितना होगा, dq होगा। ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट करेगा, कितना एग्जर्ट करेगा, सेम टू सेम उतना ही DE। अब आपने क्या देखा कि ये वाला एंगल थीटा बनेगा इस केस में भी, तो ये थीटा बन गया। फिर आपने क्या करना है, DE के कंपोनेंट ड्रा कर देने हैं। तो DE के कंपोनेंट ड्रा करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट कितना बनेगा, DE कोस थीटा, और दूसरे वाला ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, DE साइन थीटा। इतना काम ये पहले वाला ही है। अब आपने क्या देखा कि ये DE साइन थीटा और ये वाला DE साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, तो जितने भी DE कोस थीटा है उन सबको हम ऐड कर देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ DE कोस थीटा। अब हम चेक करते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DE।
ये जो वैल्यू इसको मैं आर मान लेता हूँ, हालांकि आर की वैल्यू क्या बनेगी, आर की वैल्यू बनेगी ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का रूट। देखो डी की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, डी होता है आपका के डी क्यू बाय स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, इनटू कोस थीटा। अब देखो आप, ये जो आपका डी क्यू है इसकी वैल्यू कितनी है, डी क्यू की वैल्यू है लैम्डा इंटू डी एल, और यहां लिख लेता हूं मैं, लैम्डा जो है उसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, लैम्डा लैम्डा होती है चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो मैं मान लेता हूं कि पूरी रिंग के पास जो चार्ज है वो क्यू है, और आपको पता है इस पूरी रिंग की जो लेंथ बनेगी वो बनेगी इसकी सर्कमफ्रेंस, वो बनेगी 2 पाई ए। तो एक तो लैम्डा की वैल्यू हम ये यूज़ करेंगे, साथ में हम यूज़ करते हैं कोस थीटा की वैल्यू जो यहाँ पर आपके आने लग रही है। कोस थीटा क्या होती है, इस देखो इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल जो है इसमें कोस थीटा क्या बनेगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है वाई, हाइपोटेन्यूज कितना है, इसको मैंने आर माना हुआ है। तो इन सब की वैल्यू भी हम पुट करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं पहले। तो यहाँ से देखो आपके पास के डी क्यू की जो हमने क्या पुट किया, लैम्डा इंटू डी एल बाय आर स्क्वेयर इंटू कोस थीटा। अब देखो अभी आपने क्या निकाला, लैम्डा की वैल्यू निकाल ली ये रही, और आपने कोस थीटा की वैल्यू निकाल ली। तो ये वाला जो लैम्डा और ये वाला कोस थीटा, इन दोनों की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा के बाय आर स्क्वेयर, और लैम्डा की वैल्यू आपने पुट की क्यू बाय 2 पाई ए डी एल, ये डी एल पड़ा है, इंटू कोस थीटा की वैल्यू कितनी है वाई बाय आर, और इसका इंटीग्रेशन चल रहा है, ये इंटीग्रेशन लगाना भूल गए थे ये वाला। तो देखो इसमें बाकी जो पार्ट है वो सारी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, आर ये वाला जो गैप हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये रिंग कहीं पर भी, ये रिंग का जो एलिमेंट कहीं मान लो आप, किसी भी जगह मान लो, इसका इस पॉइंट पी से जो गैप रहेगा वो आर ही रहेगा। तो ये आर भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट, चार्ज टोटल चार्ज ऑफ द रिंग कांस्टेंट, रिंग की सर्कमफ्रेंस भी कांस्टेंट। तो ये सब कुछ कांस्टेंट है सिवाय डीएल के। तो हम क्या करते हैं, डीएल को अंदर लेते हैं, बाकी वाला जो पार्ट है वो बाहर लेते हैं। तो बाकी पार्ट कौन सा है, के क्यू वाई बाय 2 पाई ए, ये आर स्क्वेयर इंटू आर, इसको मैंने मान लिया आर क्यूब, ठीक है। अब आपका रह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। देखो डीएल का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको पता है कि डीएल का मीनिंग है कम से कम लेंथ डीएल की 0 हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा डीएल कितना हो सकता है, पूरे रिंग के इक्वल हो सकता है, इससे बड़ा तो एलिमेंट आप मान ही नहीं सकते। डीएल का मीनिंग है कि स्मॉल एलिमेंट, और इसका इंटीग्रेशन मतलब टोटल लेंथ। तो रिंग की टोटल लेंथ कितनी बनेगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग, टोटल रिंग पूरा काउंट हो जाएगा। तो के क्यू वाई बाय 2 पाई ए आर क्यूब इंटू डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे, वो आ जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। तो 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल आउट हो गया। इस के की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या किया मैंने, इस के की वैल्यू को पुट कर दिया जो स्टार्टिंग में पेंडिंग रखे चल रहे थे, क्यू वाई बाई आर क्यूब। आर कौन सा है, ये आर, इसका क्यूब क्या बनेगा आप जानते हो, ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, रूट था, रूट होता है 1/2 और उसका क्यूब यानी कि 3/2। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। एक पॉइंट नोट करने वाला क्या है कि जो ई की जो वैल्यू है वो सेंटर पे देखें वो क्या बनेगी, 0 बनेगी। सेंटर पे ई की वैल्यू 0 क्यों बनेगी, क्योंकि ये जो पॉइंट पी है ये जैसे से नज़दीक आएगा वाई की वैल्यू कम होती जाएगी, और जैसे ये पॉइंट पी ओ पे आ जाएगा तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी सेंटर पे 0। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। We have to find out electric field due to uniformly charged semicircular ring of charge density lambda at its center। तो देखो आपके पास ये रिंग है, कंप्लीट नहीं है, सेमी सर्कुलर यानी कि हाफ रिंग गिवन है, ये इसका सेंटर है, सेंटर को मैंने ओ मान लिया। तो हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं, कंपोनेंट ड्रा करते हैं, इसकी रेडियस हम ए मान लेते हैं। अब देखो आपने पहला एलिमेंट माना, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेक की,
इस तरह से एक्सर्ट होगी। इसके पास जो चार्ज की वैल्यू कितनी है, डी क्यू, और डी क्यू की वैल्यू क्या मान सकते हैं, लैम्डा इंटू डी एल। ये वाला एंगल थीटा माना आपने, तो वैसी बात है ये वाला एंगल कितना बनेगा, थीटा। तो ये वाली वैल्यू आप क्या लेके चलते हैं, डी ई, और ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा डी ई कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा डी ई साइन थीटा। अब बिल्कुल इसके अपोजिट एक एलिमेंट नीचे वाले पोर्शन में मान लिया आपने, ये वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करेगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करेगा। तो वैसी बात है ये वाला एंगल थीटा यहाँ भी ये बनेगा, ये वाले भी एंगल थीटा बनेगा। तो आपने क्या देखा, ये वाला डी ई बना, फिर वही ये कंपोनेंट बनेगा डी ई कोस थीटा, और ये दूसरे वाला कंपोनेंट बनेगा डी ई साइन थीटा। अब देखो ये डी ई साइन थीटा और ये डी ई साइन थीटा दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ये वाले, क्योंकि एक दूसरे की इक्विवेलेंट अपोजिट है। नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ई, वो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कोस थीटा। तीन आपने कंसेप्ट देखे, तीनों में ऐसा ही आ रहा है। न्यूमेरिकल 1 में भी यही आया था, न्यूमेरिकल 2 में यही आया है, न्यूमेरिकल 3 में यही आया है। अब क्या करते हैं, इस डी की वैल्यू को पुट करते हैं। इस डी की वैल्यू को हम साइड में निकाल लेते हैं ताकि अपने कोई दिक्कत ना आए, इसको आसानी से सोल्व कर सकें। देखो डी ई तो क्या लिख सकते हैं, के डी क्यू बाय ए स्क्वेयर। देखो यहाँ ये चार्ज, ये पॉइंट ओ, इसके बीच में गैप कितना बनेगा, ये ए बनेगा। तो के डी क्यू बाय ए स्क्वेयर। डी क्यू की जगह क्या पुट कर सकते हैं, डी क्यू की जगह पुट कर सकते हैं लैम्डा इंटू डी एल बाय ए स्क्वेयर। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है इसमें, ये पॉइंट सबसे हटके है, और इसको अप्लाई करने के बाद में आपका जो टॉपिक है ये कंप्लीट ही हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा फिर इसमें। कैसे, देखो ये जो डी एल आपने माना है, ये येलो वाला जो एलिमेंट माना है, ये इसके दोनों एंड इस पॉइंट ओ के साथ कितना एंगल बनाते हैं वो चेक करते हैं। कैसे, ऐसे देखो इन दोनों एंड को आपने इस सेंटर ओ से मिला दिया, और ये वाला जो एंगल बना है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मैंने मान लिया डी थीटा। और आपको पता है ये जो है सर्कल के अंदर आर्क की तरह काम करता है, ये आर्क बन गया। आर्क की लेंथ कितनी है, डी एल, और ये रेडियस कितनी है, ए। तो आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है आर्क जो होता है वो होता है रेडियस इंटू एंगल। तो आर्क कितना आपका डी एल, रेडियस कितनी है ए, एंगल कितना है डी थीटा। तो ये जो डी एल की वैल्यू आपकी आई है ये यहाँ पुट कर देनी है इस जगह पे। तो आप पास क्या आ जाएगा, के लैम्डा डी एल की जगह आपने पुट किया ए डी थीटा बाय ए स्क्वेयर। तो देखो एक ए से एक ए कट जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा के लैम्डा बाय ए इंटू डी थीटा। तो इसकी वैल्यू आपने डी की यहाँ पुट कर देनी है। यहाँ पुट करने के बाद में आपका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा के लैम्डा बाय ए। देखो ये कोस थीटा पहले लिख लेता हूँ, और इसका डी थीटा ये बाद में लिख लेता हूँ। तो यहाँ आपने क्या देखा कि के लैम्डा बाय ए कांस्टेंट पार्ट है, बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन हो जाएगा कोस थीटा इंटू डी थीटा का। अब ये देखो ये ऊपर वाला थीटा पॉजिटिव लेते हैं, रेफरेंस लाइन से ऊपर है ये, और इस लाइन से नीचे वाला एंगल है वो नेगेटिव लेते हैं। ये येलो वाला जो एलिमेंट ऊपर वाले पार्ट में, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉर्नर पे आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है इस जगह पे। इस कॉर्नर पे जब आएगा तो थीटा ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऊपर वाला केस में जो एंगल बड़ा सा बड़ा होगा वो होगा पाई बाई 2, और नीचे वाला एलिमेंट कहाँ से कहाँ आ सकता है, इस कॉर्नर पे आ सकता है। तो ये वाला थीटा कितना हो जाएगा 90, पर नीचे वाले एंगल को क्या लेके चलते हैं, माइनस लेके चलते हैं। तो जो थीटा के अंदर जो वेरिएशन होगा वो माइनस थीटा से -90 से +90 की तरफ होगा। और आपने अभी देखा था कि कोस थीटा की जो वैल्यू है इंटीग्रेशन आती है साइन थीटा, और उसकी लिमिट पुट करते हैं तो साइन 90 + साइन 90 आता है, जिसकी वैल्यू बन जाती है 2। तो ये बन जाए आपका 2 के लैम्डा बाय ए इजिकल टू बन जाता है आपके पास ई। ठीक है, तो इस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट किया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, और ई इजिकल टू 2, देखो के की वैल्यू पुट किया आपने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय ए। तो ये आ जाएगा आपके पास में E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय ए। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेमी सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, बढ़िया चीज़ है। अगर आप ये 3 जो न्यूमेरिकल मैंने आपको बताए ये कवर कर लेते हैं तो ये आप मान के चलिए कि आपको ऐसे न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान लगेंगे जो खासकर बोर्ड में आते हैं, क्योंकि ऐसे जो न्यूमेरिकल ये जो आपको मैंने करवाई ये ज़्यादातर बोर्ड में नहीं आते हैं, बट जो न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं उनके अंदर ट्रिक यूज़ होती है इस तरह की कुछ। आप ये मान लीजिए कि आपको जंगल में शिकार करने जाना है, तो
आपको शिकार करने के लिए, शिकार आपको अगर शेर का शिकार करना आ जाएगा तो आप गिद्दड़ को आसानी से शिकार कर सकते हो। अगर आप सीख के ही गिद्दड़ का शिकार करना जाओगे और सामने शेर आ जाता है तो उस केस में आप क्या करोगे। तो ऐसे जो हम कॉन्सेप्ट करते हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, या मान लीजिए कि आप तैयारी करने लग रहे हो शेर के शिकार करने की, ठीक है ना, जो कंपटीशन अपना है, और बोर्ड जो है कंपटीशन के आगे बिल्कुल इजी होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कंपटीशन की तैयारी अच्छे से करेंगे तो बोर्ड वाली तो तैयारी ऑटोमेटिकली बड़ी अच्छे से हो ही जाएगी, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उसको आसानी से हम प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 8, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। अपना आगे वाला जो लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।